रीलिंग पर दोनों हाथ जमाए वो मुंतहा को सोच रहा था। जैसे जैसे उसकी हरकतें जहन में घूम रही थी, दिमाग की रगें तन रही थी। जिस लड़की को वो एक सेकंड के लिए भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना नामुमकिन था उसके लिए। मुंतहा नफरत है मुझे तुमसे, और इतनी नफरत के अल्फाज में उनका बयान नहीं। तुम्हारा ये सजना संवरना, ये हंसना खेलना सब बहुत अजीब है। क्यों हो तुम ऐसी? अगर तुम में एक भी खूबी मेरे मयार की होती ना, तो मैं तुम्हें अपना लेता। लेकिन तुम्हारी हरकतें और जू लेकिन तुम्हारी हरकतें और जूबिया बेगम की बेटी होना तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है। अब इस नफरत को तो तुम्हें भुगतना ही होगा। दो दो जुर्म तुम्हारे हिस्से में आते हैं, और मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की की कोई जगह नहीं है। सिगरेट सुलगाए वो गहरे कश लेने में मगन हुआ जब बाहर लॉन में मुंतहा भागती हुई उसे नजर आई थी। जितना वो उससे दूर भागता था, उतना वो उसके सामने आ जाती थी। चेहरे के उजलात तने थे, रीलिंग पर हाथ की गिरफ्त सख्त हुई थी। झटके से मुड़कर ग्लास विंडो जोर से बंद करके वो अंदर आया था। नीचे लॉन में मौजूद मुंतहा ने रूम की जानिब बहुत उम्मीद से देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आंखों की जोत बुझी, दिल यकदम उचाट हुआ। वो अंदर की जानिब बढ़ी ही थी जब मारिया की आवाज़ उसके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट की वजह बनी। दोबारा उसकी जानिब मुतवज्जो होकर वो उसके पीछे भागी थी। सिगरेट को जूते तले मसल कर वो वार्डरोब की जानिब बढ़ा और ब्लैक शर्ट के साथ कैमल पैंट शूज़ किए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उस वक्त शॉवर ही उसकी दिमाग की गर्मी को कम कर सकता था। यहाँ रुकना उसके लिए वबाले जान बन रहा था। फिर दोस्त बेगम कमरे में कॉफ़ी का मग लिए दाखिल हुई, लेकिन कमरे में हाशिर की गैर मौजूदगी देखकर हैरान भी हुई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जानती थी गांव के माहौल से उसे बहुत उकताहट महसूस होती थी। पूरे दिन में कम से कम 3 मरतबा तो वो शावर ज़रूर लेता था। एक दिन से ज़्यादा हवेली में रुकना उसे पसंद नहीं था। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। टॉवल गर्दन के गिर्द डाले वो बाहर आया जब फिर दोस्त बेगम को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। ड्रेसर के आगे खड़े होकर गीले बाल ब्रश किए और वापस फिरदौस बेगम की जानिब मुड़ा। काफ़ी लेट कॉफ़ी लेकर आई हैं आप, जानती भी हैं कि मैं जल्दी पीने का आदी हूँ, फिर भी आप इतना लेट आई। नरोठेपन से कहता वो फिरदौस बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया। कॉफ़ी का मग बेसाख्ता लबों से लगाया। खुश जायका कॉफ़ी और कुछ देर पहले लिए शावर ने तने आसाब पर अच्छा असर डाला था। तुम्हारी कॉफ़ी ही बना रही थी कि मुंतहा ने बुला लिया और ऐसा बातों में लगाया कि कॉफ़ी का तो भूल ही गई। फिर सज़ा के तौर पर उसी से बनवाई। बहुत प्यारी बच्ची है, घर भर की रौनक, रोते हुए को भी हंसा देती है। बस अब जल्द अज जल्द इस पोर्शन की भी रौनक बन जाए वो। फिर दोस्त बेगम अपनी धुन में ही बिना हाशिर की जानिब देखे बोलती चली गई। जायकादार कॉफ़ी यकदम कड़वी लगी थी उसे, और मग पर गिरफ्त मजबूत हुई। मुंह में मौजूद कॉफ़ी बाहर उगलने को दिल किया, लेकिन फिर दोस्त बेगम के सामने वो कोई उल्टी हरकत करके उनका दिल बुरा नहीं कर सकता था। अम्मी मुझे देर हो रही है, फिर शाम का अंधेरा फैल जाएगा और आगा जान जाने नहीं देंगे, इसलिए बस अब मैं निकल रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर वार्डरोब से ज़रूरी चीज़ें लिए वो पैंट की पॉकेट में रखता। फिर दोस्त बेगम की जानिब आया और माथे पर लब रखे उनके। फिर दोस्त बेगम बेसाख्ता खफा होती दूर हुई। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो, तुम्हारे बाबा जान इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन तुम बस बिजनेस की सोचते रहते हो। कुछ तो अपने माँ बाप का भी ख्याल कर लो। बोलते हुए बेसाख्ता उनकी आंखों में नमी आई थी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, इधर बैठें, बस कुछ दिन दें, फिर इंशाल्लाह सब शिकायत दूर कर दूंगा। अभी जाना ज़रूरी है, वरना ज़रूर रोकता। प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। हाथ थामे वो कहता फिर दोस्त बेगम को मासूम बच्चा दिखा था। अच्छा ठीक है, अगली बार मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पूरा 1 हफ्ता मेरे पास रहना है, कान खोल कर सुन लो। ओके ओके। हाथों को चूमते हुए वो उठा था और सफरी बैग लिए फिर दोस्त बेगम के साथ ही बाहर निकला। कॉफ़ी का मग अपनी बेकदरी पर टेबल पर ही रह गया, जिसकी सिर्फ एक सिप ली गई थी। आगा जान से मिलकर वो अपनी स्याह प्राडो की तरफ आया और मिरर से फिर दोस्त बेगम को देखता गाड़ी में सवार होता। हवेली के कदादम गेट से बाहर निकला था। ऊपर लास्ट कॉर्नर की विंडो से स्याह आंखें बिना पलकें झपकाए उस स्याह प्रौढ़ों को नज़रों से ओझल होते हुए देख रही थी।
कमरे के दरवाजे को धीरे से खोलकर वो अंदर आई थी और कमरे में फैली कलोन की खुशबू को सांस खींचकर रगोपाय में उतारा था उसने। सुकून की एक मीठी लहर उसे अपने अंदर आती महसूस हुई थी। साइड टेबल पर कॉफ़ी का भरा कप देखकर आंखों की जोत बुझी थी। जानती थी वो कभी उसके हाथ की कॉफ़ी नहीं पिएगा, लेकिन कप पर बनी बारीक लाइन बता रही थी कि कॉफ़ी के चंद घूंट लिए गए हैं। लाइट लिपस्टिक से सजे होंठों पर मुस्कुराहट आई। आगे बढ़कर साइड टेबल से ठंडी कड़वी कॉफ़ी के मग को वो लबों से लगा गई। चंद घूंटों में ही वो कॉफ़ी ख़त्म कर चुकी थी। आपकी छुई हुई किसी भी चीज़ को ज़ाया कर दूं नामुमकिन है हाशिर, बेशक वो चीज़ मेरी नापसंदीदा ही क्यों ना हो। जिस चीज़ पर आपके हाथ लग जाएं वो मेरे लिए एक नायाब शय है, उससे बढ़कर कोई हैसियत नहीं रखती चीज़, बेशक वो ये कड़वी कॉफ़ी ही क्यों ना हो। आपकी तीखी नज़र भी मेरे लिए अब्र मोहब्बत है। मोहब्बत की हर हद को पार कर जाऊंगी। मुंतहा सुल्तान हूँ, मोहब्बत में फ़ना होने वाली, और लगता है किसी दिन फ़ना हो ही जाऊंगी। आपकी मोहब्बत में एक नज़र की मुतलाशी हूँ मैं बस, और जिस दिन आपकी प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी, समझ जाना मुंतहा सुल्तान आपकी दासी हो गई, और उस दिन का मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। कमरा समेटते हुए वो मुसलसल हाशिर को सोचती रही और हर एक चीज़ को अकीदत से छूती वो उन बेजान चीज़ों को मोतबर कर रही थी। क्या हुआ है हमदान, और ये बहस कैसी है, और मिस आप कौन है? 28 की उम्र के करीब वो शख्स हमदान की खूबसूरती को भी मात दे गया था। लंबा कद, गहरे भूरे बाल, उस पर सुरमई आंखें, वजाहत तो लगता था उस शख्स पर आकर ख़त्म होती थी। भारी मुतनासिब पुरकशिश सरापा और चेहरे पर फैला रोब और दबदबा उसे सबसे अलग बना रहा था। जवेरिया को लगा था कि वो दो हसीन मर्दों की खूबसूरती के मुकाबले में उलझ सी गई है। कौन ज़्यादा खूबसूरत है और कौन कम, जवेरिया को समझ ही नहीं आ रहा था। हवन्नकों की तरह मुंह खोले वो उस शख्स को देखती रह गई। मुकाबिल की नज़र भी उस पर उठी थी, लेकिन उसमें नागवारियत थी, और जवेरिया को पहली बार किसी की नज़र ने उलझाया था। पहला मर्द था जिसकी आंखों में उसके लिए सताइश की बजाय नागवारी थी, और जवेरिया को यही चीज़ मुतासिर कर गई थी उसकी। ओह भाई, आप मीटिंग से फारिग हो गए? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। यकदम हमदान आगे बढ़कर उसके बगल गिर हुआ था। कुछ नहीं भाई, जॉब के सिलसिले में आई थी, मिस जवेरिया नाम है इनका। हमदान ने जवेरिया का तारुफ करवाया। तुमने इन्हें बताया नहीं कि यहाँ पर फीमेल वर्कर्स अलाउ नहीं है? मुकाबिल शख्स ने माथे पर बल डाले हमदान को कहा था, लेकिन जवेरिया की जानिब दोबारा नज़र भी नहीं डाली थी। भाई बता दिया था, लेकिन ये बहस करने लगी कि जॉब चाहिए, ज़रूरी है जॉब मेरे लिए। हमदान ने सारा मलबा जवेरिया पर डाला और उसके झूठ पर वो हैरान हुई थी और आंखें हैरत से फैली। सर ये झूठ, इनफ मिस जवेरिया, आप मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जानती हैं ये इस कंपनी के ऑनर हैं, और जब इन्होंने कहा कि इस कंपनी में मेल वर्कर्स अलाउ हैं ओनली, तो आपको बहस की ज़रूरत ही नहीं थी, और अब भी आप यहाँ खड़ी हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुकाबिल शख्स ने सीधा सीधा सिद्दीकी एम्पायर से उसे दफ़ा हो जाने का ही कह दिया था। सबकी का एहसास शिद्दत से उजागर हुआ। पलकें झपकाती वो नाजुक सी लड़की बाहर की जानिब भागने के से अंदाज में बढ़ी थी। गाजान भाई, आपने तो कुछ ज़्यादा ही नहीं सुना दिया इस लड़की को। बेचारी आराम से बात कर लेते, लेकिन आपके दिल में तो औरत के लिए ज़रा भी रहम नहीं। कठोर हैं बहुत आप। पता नहीं मेरी होने वाली भाभी जी का क्या बनेगा, जिसका अभी कुछ अता पता भी नहीं। मुझे तो अभी से उन पर तरस आ रहा है। बकवास बंद करो, ऑफिस है ये, क्यों एम्प्लॉयज़ को फ्री होने का मौका दे रहे हो? मसनूई खफगी से कहता वो हमदान को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। भाई, आपका डांटना भी किसी हसीना की तरह प्यारा लगता है। आंख का कोना दबा कर कहता वो गाजान के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट लाया। खैर भाई, मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। अली कब से वेट कर रहा है। शाम को जल्दी घर आऊँगा और अपना ख्याल भी रखूँगा। बाकी की हिदायत भी मुझे याद है, अब बस चलता हूँ मैं। गाजान की हिदायत देने वाली आदत से वो अच्छी तरह वाकिफ था। समझदार हो गए हो पहले से, और शायद ये मेरी जहानत की वजह से ही मुमकिन हुआ है। कंधे पर थपकी दिए उसने हमदान को चिढ़ाया था। भाई, अब ऐसा भी नहीं है। खैर मैं चलता हूँ, बाद में अपनी जहानत के किस्से सुनाऊंगा। दोबारा गले लगाकर गाल पर अपने होंठ रखे वो एकदम बाहर निकला। गाजान उसकी हरकत पर सटपटाया और इर्द गिर्द देखा, लेकिन सब काम में बिजी होने की वजह से नहीं देख पाए थे उसे। लेकिन आज अगर देख लेते तो सबके लिए हैरत का मुकाम होता कि इनके खड़ूस बॉस भी मुस्कुराते हैं। सर झटक कर वो वापस अपनी लग्जरी ऑफिस की तरफ बढ़ गया। सुने मिस जवेरिया,
اپنے پیچھے ہمدان کی آواز سن کر وہ رکی تھی۔ آنکھوں میں نمی اب بھی موجود تھی جنہیں وہ پلکیں جھپک کر باہر نکلنے سے روک رہی تھی۔ ہمدان تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ دیکھو، اندر جو بھی ہوا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن تم نے میری آفر نہیں سنی تو مجھے غصہ آ گیا۔ وہ تو خیر میں اب تم سے نہیں کہوں گا، کیونکہ اب تم خود اس آفر کے لیے مانو گی اور خود میرے پاس آؤ گی، پر یقین لہجے میں کہتا وہ جویریہ کو چونکا گیا تھا۔ مسٹر آپ اور وہ آپ کا باس اندر میری بہت انسلٹ کر چکے ہیں، اب آپ اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اور آپ کو کیوں لگتا ہے میں آفر مان جاؤں گی؟ اور آپ اتنے پر یقین کیسے ہیں؟ ماتھے پر بل ڈالے اس نے پوچھا۔ بس میری چھٹی حص مجھے کچھ اشارہ دے رہی ہے، اور یقین کی بات مت کریں، ہمدان صدیقی نام ہے میرا، اور ذہانت ورثے میں ملی ہے۔ مقابل شخص کو ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں کہ وہ کیسا ہے۔ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتا ہمدان صدیقی طنزیہ بولا تھا۔ جویریہ اس کے دیکھنے پر یکدم سمٹی تھی۔ مسٹر آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں، اب آپ جو بھی ہیں مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں جاننا، اور میں جا رہی تھی لیکن آپ میرے پیچھے آئے۔ اندر تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ پائی کیونکہ وہ جگہ آپ کی ملکیت تھی، لیکن یہ سڑک آپ کی ملکیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں میں اپنی زبان روک سکتی ہوں۔ یہاں میں آپ کو سنا بھی سکتی ہوں، اور چاہوں تو ان آتے جاتے لوگوں سے تمہیں مار بھی پڑوا سکتی۔ آپ سے تم کا سفر اس نے منٹوں میں طے کیا تھا۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اپنے مخصوص انداز میں ابرو اچکائے جویریہ کی باتیں جیسے وہ ہوا میں اڑا رہا تھا۔ جویریہ کو اس کی حرکتیں عجیب لگ رہی تھیں، جیسے اس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسٹر آپ کو میری بات کا اثر بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا کیا؟ کیا تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اور کیا کہہ رہی ہو؟ ذرا دوبارہ کہو۔ مقابل کی بات سن کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ مطلب اس کی باتیں اس نے سنی ہی نہیں۔ جویریہ کو اپنا آج کا دن ہی فضول لگا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھی، لیکن اپنے بیگ کی سٹرپ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ قدم تھمے تھے۔ ایک جھٹکے میں زپ کھول کر اس نے اپنا کارڈ اس میں ڈالا تھا۔ جویریہ اس کی حرکت پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ جویریہ کچھ سمجھتی وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ مطلب اتنی چالاکی سے اس نے کارڈ بیگ میں رکھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ کارڈ میں نے تمہارے اس بیگ میں ڈال دیا ہے، اب میں چلتا ہوں، میرا کام ختم ہوا۔ ماتھے پر 2 انگلیوں سے سیلیوٹ کا نشان بنا تھا۔ وہ اپنی سیاہ سیوک کی جانب بڑھا تھا، جو اس سے پہلے کہ جویریہ کچھ بولتی وہ ایک جھٹکے میں اس کے پاس سے سیوک زن سے بھگا کر لے گیا۔ جویریہ چند قدم پیچھے ہٹی اور اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ سی ڈی پلیئر آن کرنے کے لیے وہ جھکا ہی تھا جب اس کی نظر پیسنجر سیٹ پر گئی تھی۔ حاشر کی آنکھوں میں بے ساختہ تنفر آیا تھا۔ گاڑی کو سائڈ پر روک کر اس نے وہ رومال اٹھایا، سفید رنگ کا تہہ کیا ہوا رومال جس پر HM کے 2 لفظ مختلف رنگوں کے دھاگے سے لکھے گئے تھے۔ رومال کی خوبصورتی میں ان رنگوں نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ رومال کو اٹھا کر اس نے بے ساختہ اسے کھولا اور وہ حیران رہ گیا۔ اس کے چاروں کونوں پر ایسے ہی نام کنندہ تھے، خوبصورتی سے لکھے وہ 2 لفظ اپنی طرف اسے متوجہ کر رہے تھے، لیکن حاشر کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ منتہا، ہر مرتبہ تم میرا سکون برباد کر دیتی ہو۔ رومال کو مٹھی میں جکڑ کر آنکھیں بند کیے اس نے جیسے اپنی نفرت کو ضبط کیا تھا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر رومال کو ونڈو سے باہر کیا اور جیب سے لائٹر نکال کر اس نے اس کے ایک کونے کو آگ لگا دی۔ سیکنڈ میں رومال راکھ کی شکل اختیار کر گیا تھا اور اسے یکدم ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے منتہا کی محبت کو راکھ کیا ہو۔ یکدم سکون کی لہر محسوس ہوئی تھی اسے اپنے اندر۔ اتنی سی حیثیت ہے تمہاری میری زندگی میں، ایک راکھ کی مانی دو تم میرے لیے۔ اس راکھ کی جیسے کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح تمہاری بھی کوئی وقت نہیں ہے میری زندگی میں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کیے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوا اور منتہا کی محبت سے بنائے گئے رومال کی راکھ بکھر کر رہ گئی تھی ہوا میں۔ صدیقی مینشن میں سمرین بیگم اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ بڑا بیٹا غازان صدیقی وجاہت کی اعلیٰ مثال، 29 سالہ کامیاب بزنس مین جس نے باپ کے مرنے کے بعد بزنس نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالا اور آج اس کی امپائر کو ترقی کی اونچی منزل پر پہنچا دیا تھا۔ چھوٹا بیٹا ہمدان صدیقی بڑے بھائی جیسی وجاہت اور ذہانت، لیکن عادات و حرکات سب سے الگ۔ غازان کے ساتھ بزنس میں باقاعدہ ہاتھ بٹاتا تھا، لیکن شوق بہت انوکھے تھے۔ کلب جانا، لڑکیوں سے دوستی کرنا، سگریٹ نوشی اور کبھی کبھار شراب کا شغل بھی پورا کرنا، لیکن غازان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ گویا ہر غلط کام ہمدان صدیقی فرض کی طرح ادا کرتا تھا۔
गाज़ान सिद्दीकी जितना लड़कियों से दूर भागता था, हमदान सिद्दीकी उन्हें उतना ही करीब लाता था। लाख बुराइयां सही, लेकिन भाई की दिल से इज्जत करता था और अपने भाई के लिए मरने मारने को भी तैयार रहता था। दोस्तों में वो ममाज बॉय की बजाय भैया ब्रदर्स बॉय के नाम से मशहूर था और इस नाम पर बहुत फख्र महसूस करता था। भाई से बढ़कर शायद उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था। कब आ रहे हो वापस? जानते भी हो तुम जब तक वापस नहीं आओगे मैं रुखसती के लिए हाँ नहीं कहूँगी। लैपटॉप सामने रखे वो वीडियो पर अशर से बातों में मगन थी जब मारिया ने पीछे आकर उसे डराया और धप से उसके बराबर बैठी थी। यकदम वो चीखी थी और घूर कर मारिया को देखा था। क्या हुआ? कौन आया है और आप क्यों चीखी? दूसरी जानिब मौजूद अशर ने बेताबी से पूछा था। मारिया को वो देख चुका था लेकिन जानकर अनजान बना था। है एक खिसियानी बिल्ली जिसे दूसरों को तंग करने के अलावा कुछ नहीं आता। मुंतहा ने फौरन बदला लिया था। बिल्ली रूम में कैसे आ गई? मुंतहा, और अगर आ गई है तो उसे बाहर निकाल फेंके, अशर ने शरारत आमेज लहजे में कहा था। भाई, यकदम वो चीखी थी। ओह, ये तो मारिया है। भाभी, बिल्ली कहाँ है? चली गई क्या? अशर ने मारिया को चिढ़ाया। भाई, आप भी भाभी के साथ मिलकर मेरी वॉट लगाना चाहते हैं ना? मत भूलें कि फिर आपने शाइना का भी मुझसे ही पूछना है। मारिया ने भी बराबर किया था हिसाब। मारिया, सुधर जाओ। मुंतहा ने कंधे पर हल्का सा थप्पड़ रसीद किया उसके। कोई बात पेट में भी रख लिया करो। रखी हुई थी लेकिन अब ज़रूरी हो गया था बताना। खैर भाई, आप बताएं, आप कब आ रहे हैं? कुछ खैर खबर बता दें ताकि भाभी जी भी रुखसती की तैयारी कर लें। अशर को कहते ही वो मुंतहा को कनखियों से देख रही थी। मुंतहा महज उसे देख कर रह गई थी। अशर के सामने उसने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा था। किस वक्त मीटिंग है मिस अरीबा? तेज़ी से ऑफिस की जानिब जाते हुए उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा था। सर, 10 बजे है मीटिंग। पीछे पीछे चलते उसने अपने बॉस को जवाब दिया था। अपने बॉस की इस आदत से वो शुरू से ही नाला थी। कभी भी आराम से बात नहीं करते थे, हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहते और बाकी वर्कर्स को भी हर वक्त एक्टिव रखते थे। मिस अरीबा, मुझे आज के शेड्यूल की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और सजाद साहब ने किसको फाइनल किया है कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए? सर, अभी इंटरव्यूज़ जारी हैं और अभी किसी को फाइनल नहीं किया गया। मिस अरीबा, आप जानती हैं मुझे काम में देर पसंद नहीं, और आप जाएं सज्जाद साहब को ऑफिस में भेजें। चेयर पर बैठते हुए उसने अरीबा को जाने का कहा और खुद फाइल्स को देखने लगा। फुप्पो, आप कब आईं? अपार्टमेंट में दाखिल होते ही उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। तूबा बेगम शाइस्ता के साथ लाउंज में मौजूद थीं और टाइट जीन्स पर शॉर्ट्स पहने शाइना एलसीडी पर मूवी देखने में मगन थी। जब हाशिर की आवाज़ सुनकर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई, तेज़ी से उठकर उसके करीब आकर उसने हाशिर का हाथ थामा था। हाय हाशिर, तुम आ गए। जानते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कैसे हो? एक सांस में उसने कई सवाल पूछ लिए। हाशिर ने बेसाख्ता अपना हाथ झटका और शाइना के हाथ को खुद से अलग किया। मैं कल रात ही आ गया था और सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। मैं जानती हूँ बेटा, तुम बहुत जिम्मेदार हो, इसलिए मैंने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा और सीधा यहीं आ गई। और कुछ? शाइना भी उदास थी, वो भी ज़िद कर रही थी तुमसे मिलने की। तूबा बेगम ने तफसीली जवाब दिया था। अच्छा किया कि आप आ गई, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ और फिर खाना ले आऊँगा बाहर से। एक नज़र उसने दमकती हुई शाइना पर डाली और कमरे की जानिब बढ़ा था। शाइना की नज़रें तो हाशिर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तूबा बेगम की घूरी को भी नज़रअंदाज किए वो यकटुक हाशिर को देखने में मगन थी। शाइना, कंट्रोल रखा करो अपनी नज़रों पर। और तुम्हें मैंने कहा था ना कि खुद को सुघर जाहिर करना है। जब वो खाने का पूछ रहा था तो तुमने कहा क्यों नहीं कि मैं बना लेती हूँ? जानती हो ना मुंतहा को हर काम में माहिर है, और एक तुम हो जिसको महज सजने संवरने के अलावा कुछ भी नहीं आता। निकल गया ना हाशिर हाथ से तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। ओ कम ऑन मॉम, आप बेफिक्र रहें। हाशिर को मैं कभी उस मुंतहा का नहीं होने दूंगी। जितना जहर आपने और मैंने उसके जहन में भर दिया है ना, वो उसको देखना भी गवारा नहीं करता। और खाने की तो आप टेंशन ना लें, वो मैंने कब से ऑर्डर कर दिया है। हाशिर को यही लगेगा कि खाना मैंने बनाया है, क्योंकि ऑर्डर ही वहाँ से किया है जहाँ घर जैसा खाना मिलता है। धीमे से कहती वो तूबा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बन गई थी। आज का अजीब वाकया उसके हवासों पर अब तक सवार था। गायब दिमागी से जारा बेगम की बातों पर ध्यान दिए वो सीधा कमरे में घुसी थी। मायरा भी किचन से उसे जाता देखती रह गई थी। जल्दी जल्दी रोटी बनाकर वो कमरे की जानिब बढ़ी थी। बेड पर वो बिना हिजाब उतारे हैंडबैग को हाथ में थामे मुजस्मे के से अंदाज में बैठी थी। मायरा को उसे ऐसे बैठा देखकर शदीद तशवीश हुई।
کیا ہوا آپی، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا آج بھی جاب نہیں ملی؟ اپنے دھیان میں بیٹھی وہ مائرہ کی بات ہی نہیں سن پائی تھی۔ آپی، اس نے دوبارہ پکارا تھا اور ایک ہاتھ سے کندھا بھی ہلایا تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ یکدم ہڑبڑا کر وہ ایک خواب کسی کیفیت سے جاگی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ کو ہی کچھ ہوا ہے۔ اور جاب، اس کا کیا بنا؟ ملی یا نہیں؟ جاب کا سن کر اس کے ذہن میں دوپہر کا واقعہ پھر سے تازہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، باہر سے آتے شور نے دونوں کو چونکایا۔ تیزی سے اٹھ کر وہ اور مائرہ باہر کی جانب بھاگی تھیں۔